तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग वहां पर उस टॉम के अंदर गया था और उसे वहां पर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर मिलता है जो कि उसे चूज कर लेता है। लेकिन बाद में ओल्ड मैन जो कि वहां पर उसे ट्रेजर को लेने के लिए आए थे वो फेंग पर गुस्सा होकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि वहां बाहर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर आकर फेंग की हेल्प करता है, लेकिन अब ओल्ड मैन के बढ़ते ही वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है और पूरा टॉम जलकर राख हो जाता है। लेकिन ऐसा बस वहां अंदर की तरफ ही हुआ था, बाहर तो सब स्टोन थे जिस वजह से टॉम अभी तक स्ट्रक्चर में बना हुआ था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग बैठकर इस वक्त उन्हीं सब ट्रेजर को डिफाइन कर रहा था जिसे उसने वहां अब उस टॉम के अंदर ढूंढा था, और उसने सारे ट्रेजर अभी अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लिए थे। हम यहाँ पर देखते हैं वो उन सभी को रिफाइन कर उनकी एनर्जी को अब्सॉर्व कर रहा था, जिस वजह से उसकी पावर पहले से अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और साथ ही साथ हम इस पार्ट में उसके उस ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि फेंग के सोल स्पेस के अंदर रहता है। उसकी पावर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आगे हो गई थी और ऐसा अब इन क्रिस्टल की मदद से हो रहा था। मगर फेंग अब इस चीज से सेटिस्फाई नहीं था। वो कहता है कि इतने सारे जो क्रिस्टल हैं वो इतने अब्सॉर्व करने के बाद भी मेरी पावर तो बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे लगा था कि मैं कई सारे लेवल्स को एक साथ पार में कर लूंगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक रिलम ही चेंज हुई है। लेकिन अब तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो लड़की उसे कह रही थी कि तुम इस तरह से परेशान मत हो, अगर तुम कल्टिवेशन करते हो और मेहनत करते हो तो तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। फेंग कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन ये चीज तो तुम्हें ही करनी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम कोई स्पिरिट हो या फिर कोई पावरफुल पर्सन हो जो कि मुझे गाइड करने के लिए अपने आप को गॉड ने भेजा है, लेकिन तुम तो बस एक अंडा हो और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अंदर यहाँ से कैसे आ गई तुम। वो कहने लगती है कि ये तुम्हारी गलती है, मैं खुद एक अंडा बनकर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम कंडीशन पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम पावरफुल बनोगे तो इस चीज से एग भी ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर फेंग उसकी बात समझ गया था। इसके बाद फेंग अभी एक टेस्ट देने के लिए जा रहा था। तो असल में ये टैलेंटेड टेस्ट है जो कि वहां पर इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि जो नई डेसिबल ऐड हुए हैं वो वहां पर जाकर अपना लेवल चेक करा सके, और इस चीज से ये पता चलता है कि वो कितने काबिल हैं और उन्हें वो डेसिबल बना दिया जाता है। तो असल में ये सभी डेसिबल्स के लिए ही अच्छा है, क्योंकि सभी को पहले जब ज्वाइन किया जाता है तो वो बिल्कुल भी लो लेवल के माने जाते हैं, लेकिन अब इस टेस्ट के बाद उन्हें सीधा डेसिबल बना दिया जाता है। तो जिसके अंदर टैलेंट है वो वहां पर जा सकता है। अब फेंग उस जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा स्टोन था जिस पर टच करके अपने लेवल को पता लगाना था। यहाँ पर लाइट सिस्टम है जिसमें कुछ इस तरह का रूल है कि वो अगर सेकंड स्टेज तक पहुंचती है तो इसका मतलब वो जो कल्टिवेटर है वो पास हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों व्हाइट टाइगर्स ब्रदर्स, मतलब कि वो फेंग और शू के ग्रुप में हैं, वो यहाँ पर आगे आते हैं और उससे स्टोन को टच करते हैं। स्टोन ऊपर जाता है और लाइट चेंज होती है जिसकी वजह से अब वो पास हो चुके थे। तो सिंपल सा रूल है, नीचे जो ग्रीन लाइट है वो लेवल 1 को दर्शाती है और अगर कोई उस पर है कोई है तो फिर उससे हरा हुआ माना जाता है। यहाँ पर ये लोग जीत चुके थे जिसके बाद अब दूसरे को बुलाया जाता है। अब दूसरा नंबर इस वक्त शू का था। हम देखते हैं कि वो आगे आती है और स्टोन को वो टच करती है। यहाँ पर उसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है और सबसे पहले ग्रीन वाली लाइट जलती है और फिर गोल्डन और उसके बाद ऑरेंज वाली। ऑरेंज थर्ड स्टेज पर आता है जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल डेसिबल होते हैं वो अक्सर 2 से ऊपर नहीं जाते। वैसे एक स्टोरी भी है, इनके जो एल्डर रॉन्ग है उन्होंने जब इसको टच किया था तो उनकी जो लाइट थी वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच चुकी थी। वैसे ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। वो बहुत पहले की स्टोरी है। तो असल में कहा जाता है कि उन्होंने रेड लाइट को भी टच कर लिया था। तो इसमें लाइट सिस्टम है और रेड वाला जहाँ तक 4th पे आता है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में थे मतलब वो डेसिबल भी नहीं बने थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शो के बाद तो अब सीधा फेंग का नंबर आ चुका था। वो डेसिबल है इसलिए लोग देखकर शॉक थे कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अब फेंग वहां पर स्टोन को टच करता है। उसे उम्मीद थी कि वो शायद 1 या 2 तो आराम से पार वो कर लेगा, तो तभी तो इन लोगों ने उसे शुरू में ही वो डेसिबल बना दिया। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वहां पर एक भी लाइट नहीं जलती। लेकिन अब फिर भी वो वहां से चला जाता है और वैसे भी वो एक डेसिबल था इसलिए कोई भी मास्टर अब उससे कुछ भी नहीं कहता। मगर उसके जाते ही हम देखते हैं कि दूर से इस वक्त एक सीनियर मास्टर और एक और आदमी वहां फेंग को ही देख रहे थे। वो सभी लोग ये चीज देखकर, वो दोनों ही ये चीज देखकर शॉक थे कि सामने उसने पर्पल लाइट चल रही है। तो असल में पर्पल लाइट जो है वो स्टोन की सबसे ऊपर की लाइट है और वो आज तक तो किसी ने भी एक्टिवेट नहीं की है। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अलाउड है कि अगर वो लो लेवल चेक कर सकते हैं,
लेकिन जब मास्टर्स ने अपनी एल्डर से भी इसे चेक किया था तो उनकी भी जो रैंक थी, मतलब लेवल था, वो पर्पल लाइट तक नहीं पहुंचा था। इस वजह से ये जो मास्टर फेंग को देख रहे थे वो इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक थे और साथ ही उनके साथ जो आदमी था वो भी बहुत ज्यादा शॉक था। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे एक बैटल के दौरान। बैटल नहीं, मतलब ये सिर्फ एक कंपटीशन की तरह है। आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पर सभी डेसिबल जमा हो रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग और उसके दोस्त भी आए हुए थे। फेंग अब इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा था क्योंकि उसके टच करने के बाद अब उस स्टोन पर कोई भी लाइट नहीं जली थी। अब उसे तो यही लगता है कि, लेकिन इस चीज पर शू उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद उसमें लाइट जली होगी, लेकिन शायद वो स्टोन ही कंफ्यूज हो गया होगा कि तुम्हें कौन सी रैंक देनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तुमने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था तभी एल्डर्स ने तुम्हें यहाँ का कोड डिसिपल बना दिया था। अब फेंग उसकी बात सुनता है और ठीक मान लेता है, मतलब बस वो हाँ कर देता है, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। अब इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है उसी कोड डेसिबल कॉन्ग की। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आता है और कहने लगता है कि अरे तुमने ये क्या पहन रखा है, ऐसा वो अभी शो से कह रहा था। तो असल में उसके जो कपड़े पर एक बैच लगा हुआ था जो कि उससे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो यहाँ पर बताता है कि ऐसा कोई ग्रुप बनाना यहाँ पर माना नहीं है। मतलब कोड डेसिबल बनने से पहले कोई भी ग्रुप बन सकता है और मेंबर ज्वाइन कर टीम भी बना सकता है, लेकिन कोड डेसिबल बनने के बाद सबकी जर्नी बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। अब उसकी यहाँ पर बात तो ठीक थी, लेकिन उसने शू के कपड़ों पर से वो बैच हटाकर तोड़ दिया था, जिस वजह से फेंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ने लगता है। अब वैसे यहाँ पर शू ने उसे रोक दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो फेंग उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर कॉर्न के बारे में बुरा भला कहने लगता है। कॉर्न को इस बात से गुस्सा आता है और वो तुरंत ही फेंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसने फेंग का गला पकड़ कर उसे उठा लिया था और वो इस वक्त कह रहा था कि तुमने पहले गैंगस्टर को मारा जो कि हमारे ही सेक्टर का एक डेसिबल है, और उसके बाद अब तुमने ये टेस्ट दिया है जिसमें तुम पास भी नहीं हुए, फिर भी तुम हमारे यहाँ पर को डेसिबल की पोजीशन पर हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, बल्कि तुम मुझसे ही अभी जुबान लड़ा रहे हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शो कह रही थी कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, हम हमारा ग्रुप डिसबैंड कर देंगे, मगर यहाँ पर वो कौन कहाँ मानने वाला था। वो फेंग को ऐसे ही गले पकड़ कर उठाए रहता है तो फेंग उसके मुंह पर ही थूक देता है, जिस वजह से कौन को और गुस्सा आता है और वो फिर से फेंग पर अटैक करके उसे मारने लगा था। अब फेंग में इतनी पावर नहीं थी कि वो उससे फाइट कर सके, लेकिन फेंग वो जब चोट लग रही थी तो वहां पर उसके अंदर से वो ड्रैगन ने उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज करना चाहता था, लेकिन फेंग की बॉडी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो अपनी पावर को रिलीज कर सके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था और इस अटैक से फेंग को बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी भी पहुंच सकती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सीनियर एल्डर आ जाते हैं जो कि उसे रोक देते हैं। और कौन यहाँ पर कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और इसने तो गैंगस्टर जो कि हमारे ही सेक्टर का एक डेसिबल था उसे इतना मारा और साथ ही साथ ये टेस्ट भी पास नहीं कर पाया, मतलब ये वीक है। लेकिन सीनियर एल्डर इस पर कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी ताकत पर घमंड कर रहे हो, गैंगस्टर पहले से ही बहुत बुरा था, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी और इसी वजह से उसे मारना कोई गलती नहीं थी, इसने सही किया। और यही बात पावर की तो ये बहुत ही जल्द तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा, सिर्फ तुम कुछ साल इंतजार कर लो, फिर तुम इसके पीछे से हो जाओगे। और फेंग कहता है कि कुछ साल क्यों, बस 1 साल का मुझे टाइम दीजिए, मैं उसकी पावर को मैं पीछे छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो कौन वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी कमाल कर रहे हो, तुम्हारी पावर अभी मेरे से आधी की आधी भी नहीं है और तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड है, तो 1 साल बाद देखते हैं कि तुम्हारी पावर ज्यादा है या मेरी। अब वैसे वो यहाँ पे ये भी कह रहा था कि अगर इस चीज में वहाँ पे कुछ इनाम या फिर कुछ प्राइज ना रखा जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। और प्राइज के तौर पर अब वो कहता है कि अगर तुम जीतते हो तो मेरी जो चीफ को डेसिबल वो प्लेस है, मतलब जो इस प्लेस से सभी को डेसिबल पर हुक्म चला सकता है, वो प्लेस वो फेंग को दे देगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें डेथ स्वीकार करनी होगी, क्योंकि इस कंपटीशन में या फिर जो भी हम 1 साल बाद जो करेंगे और उसमें जो कोई भी हारेगा वो मारा जाएगा। अब इस चीज पर फेंग तुरंत ही हाँ कर देता है। वैसे इसके बाद अब वो वहां से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग जब आगे बढ़ता है, यहाँ पर सीनियर एल्डर उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में 1 साल का चैलेंज लगवाना चाहते हो। तो फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब फेंग आगे बढ़ रहा था तभी शो उसके पास आती है और कहती है कि 10 दिन बाद उसके यहाँ पे आना होगा। तो फेंग पूछता है कि क्यों, तो बताती है कि उसका बर्थडे है इसलिए वो उसे इनवाइट कर रही है। फेंग हाँ कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग अपने घर पर आ गया था अपने फादर से मिलने। वहाँ पर अपने फादर से कहता है कि मुझे बताइए कि मेरी जो असली पेरेंट्स कौन है, और उसके फादर तो ये बात सुनकर शॉक थे,
लेकिन फेंग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि आपको याद होगा कि जब फेंग को टॉम के बाहर वो आदमी मिला था तो उसने फेंग को देखते यही कहा था कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ फेंग के फादर सब सच बताते हैं कि असल में ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब वो जंगल के साइड जा रहे थे तभी उन्हें वही आदमी मिला था जो कि फेंग को टॉम के बाहर मिला था। तो वो बता रहे थे कि उन्हें एक आदमी मिला जिसके हाथ में तुम थे और वो कह रहा था कि उसने सभी को मार दिया है और फिर वो तुम्हें मुझे दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। और साथ ही उसने ये भी चिल्ला रहा था कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है। मुझे नहीं पता वो किसे कह रहा था, लेकिन वो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहा था। अब फेंग ये बात सुनकर शॉक था क्योंकि अभी तक उसे अपने पेरेंट्स का पता नहीं चला था। लेकिन तभी वहां बाहर कोई गेट नॉक करता है। जब फेंग बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक आदमी था। तो असल में ये वही मास्टर है जो कि वहाँ सीनियर मास्टर यानी कि सीनियर एल्डर के साथ खड़े होकर फेंग को देख रहे थे जब फेंग ने उस स्टोन की सबसे ऊपर वाली लाइट को ऑन किया था। वैसे इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।